हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इजी साइंस क्लासेज में। आज हम साइंस का क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है हमारे आसपास के पदार्थ, मैटर इन आवर सराउंडिंग। इसके आज हम पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। आइए शुरू करें। संसार की सभी वस्तुएं जिस सामग्री से बनी है उसे वैज्ञानिक पदार्थ कहते हैं। मतलब पदार्थ की परिभाषा यही है। पदार्थ, मैटर, वे वस्तुएं जिनका कोई द्रव्यमान होता है और स्थान घेरती हैं, आयतन घेरती हैं, उसे पदार्थ कहलाता है या पदार्थ कहते हैं। जिनका कोई भार होता है, द्रव्यमान होता है और जो कोई स्थान घेरती हैं यानी आयतन घेरती हैं, उसे ही मैटर या पदार्थ कहते हैं। प्राचीन भारत के दार्शनिकों ने पदार्थ को 5 तत्व वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया है और पदार्थ को इन्हीं 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। भारत के पुराने वैज्ञानिकों ने पदार्थ को 5 तत्वों में वर्गीकृत किया है। वायु, पृथ्वी, अग्नि, जल और आकाश से बना बताया है। यानी ये जो पदार्थ यानी सभी वस्तुएं इन 500 सामग्री से बनी है, ये बताया गया है। और आगे आते हैं पदार्थ के भौतिक स्वरूप। नंबर 1 है सभी पदार्थ कणों से मिलकर बने होते हैं। सभी पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, ये हम सबको विदित है। जैसे कि पेन है तो पेन के भी छोटे छोटे टुकड़े हैं जिसको हम अलग अलग कर सकते हैं। और कॉपी है तो ये भी एक कणों से मिलकर बनी है। पदार्थ के कण अत्यंत सूक्ष्म होते हैं, ये हम सबको पता है कि पदार्थ को यदि अविभाज्य इतना छोटा हो जाता है कि अविभाज्य कण बन जाता है, जिसे परमाणु भी कहते हैं, वे भी पदार्थ होता है। पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, हमें पता है, क्योंकि एक उदाहरण लेकर समझ लेते हैं हम। यदि एक बाल्टी में पानी है और उसमें नमक डाले तो वह नमक थोड़ी देर में घुल जाता है। वह नमक जाता कहाँ है, इसका पता लगाने के लिए हमें यह नियम आना जरूरी है, क्योंकि इस नियम से पता चलता है कि पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान पाया जाता है। यानी जल के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है जहाँ पर वे नमक के कण चले जाते हैं। और अगला पॉइंट है पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण इधर उधर गति करते रहते हैं। पदार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं। पदार्थ के कण एक दूसरे से आकर्षित करते हैं, यानी लोहे के कणों में अधिक आकर्षण बल होता है जिससे वह टूट नहीं सकता है। और जल के कणों के बीच तो लोहे की अपेक्षा में कम आकर्षण बल होता है, जिससे हम थोड़ा जोर लगाकर तोड़ सकते हैं। और वायु में तो ज़्यादा कम होता है आकर्षित बल। अगला पॉइंट है पदार्थ के कणों में गतिज ऊर्जा होती है और तापमान बढ़ने से कणों की गति तेज हो जाती है। गतिज ऊर्जा मतलब गति से जो ऊर्जा मिलती है वो होती है उसमें पदार्थ में, और तापमान बढ़ने से गति तेज होती है जाती है। ये हम सबको पता है कि बर्फ़ से यदि हम बर्फ़ को पिघलाएंगे तो वो द्रव में बदल जाएगा। बर्फ़ में कणों के साथ अधिक आकर्षण बल होता है और द्रव यानी जल में कम आकर्षण बल होता है, तो ये तापमान बढ़ाने से कणों की गति तेज हो जाती है। पदार्थ के कण अपने आप ही एक दूसरे के साथ अंतः मिश्रित हो जाते हैं। ऐसा कणों के रिक्त स्थान में समावेश के कारण होता है। जैसे कि जल में नमक घोला था हमने। 2 विभिन्न पदार्थों के कणों का स्वतः मिलना ही विसरण कहलाता है। 2 पदार्थों को हम यदि मिलाएंगे तो उस प्रक्रिया को विसरण कहते हैं। 2 पदार्थों के कणों के बीच एक बल कार्य करता है। यह बल कणों को साथ रखता है। इसे अंतराणुक बल भी कहा जाता है। अंतराणुक बल। प्रत्येक पदार्थ में यह आकर्षण बल अलग अलग होता है। इन्हीं बलों के कारण अवस्थाएं बनती है। आकर्षण बल के कारण ही अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। जैसे कि ठोस, द्रव, गैस हैं, ये तीनों अवस्थाएं हैं। और मुख्य रूप से ये तीनों हैं, यानी पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं और मुख्य रूप से ये तीनों हैं। पदार्थ की 5 अवस्थाएं होती हैं और ये 3 अवस्थाएं हैं ठोस, द्रव और गैस। चौथी है प्लाज्मा और 5वीं है BC, बोस कंडेंसेट। पदार्थ की ये अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण होता है। कणों की विभिन्न विशेषताएं होती हैं तो उसमें अवस्थाएं आ जाती हैं। बल लगाने पर ठोस टूट सकते हैं लेकिन इसका आकार नहीं बदलता।
आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता। ठोस के पदार्थ की ये तीन अवस्थाएं उनकी कणों की विभिन्न विशेषताओं के कारण है। बल लगाने पर ठोस टूट जाते हैं, यह मैंने पढ़ लिया था। द्रव का कोई अपना आकार नहीं होता। जिस बर्तन में इसे रखते हैं वह उसी का आकार ले लेता है, परंतु द्रव का आयतन होता है। द्रव का कोई आकार तो नहीं होता है, वह जिस बर्तन में डालते हैं यानी बाल्टी में डालते हैं तो बाल्टी का आकार ले लेता है, परंतु उसका आयतन निश्चित होता है। कितनी जगह घेरता है वह निश्चित होती है। प्लेट में रखो या बाल्टी में रखो, एक ही है। द्रव में ठोस, द्रव और गैस तीनों का विसरण संभव है। ठोस की अपेक्षा द्रव में विसरण की दर अधिक होती है। यही कारण है कि द्रव अवस्था में पदार्थ के कण स्वतंत्र रूप से गति करते हैं। ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान अधिक होता है। ठोस की अपेक्षा द्रव में रिक्त स्थान इसलिए अधिक होता है क्योंकि हम उसे द्रव को आसानी से यानी थोड़ा जोर लगाना पड़ता है तो ही ठोस की अपेक्षा आसानी से तोड़ सकते हैं, और ठोस को तोड़ने में बहुत कठिनाई होती है। जैसे कि लोहे को हाथ से नहीं तोड़ सकते और पानी को हाथ से तोड़ सकते हैं। यही द्रव और ठोस में फर्क है, अंतर है। ठोसों एवं द्रवों की तुलना में गैसों की संपीडितता काफ़ी अधिक होती है। तापमान एवं दाब में परिवर्तन कर पदार्थ की अवस्थाएं बदली जा सकती हैं। यह हम सबको विदित है कि यदि हम तापमान बढ़ाएंगे और बर्फ़ को पिघलाएंगे, बर्फ़ का उदाहरण लेते हुए हम समझाते हैं कि तापमान बढ़ाएंगे तो बर्फ़ पिघलेगा और द्रव में परिवर्तित हो जाएगा, और उस द्रव में परिवर्तित होने के बाद भी हम उसे गर्म करेंगे तो वो वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा, जिससे उसकी अवस्थाएं बदल जा सकती हैं। जिस तापमान पर कोई ठोस पिघलकर द्रव में बन जाता है वह इसका ताप पर उसका गलनांक कहलाता है। मतलब जिस तापमान पर ठोस पिघलकर द्रव में परिवर्तित हो जाता है, बर्फ़ पिघलकर जल में परिवर्तित हो जाता है, वह तापमान होता है। निश्चित तापमान होता है, उस तापमान को ही गलनांक कहते हैं। गलने की प्रक्रिया यानी ठोस से द्रव अवस्था में परिवर्तन को संगलन कहते हैं। गलनांक और संगलन एक ही है। गलने की प्रक्रिया के दौरान गलनांक पर पहुंचने के बाद जब तक कोई पदार्थ पूरी तरह गल नहीं जाता, तापमान नहीं बदलता है, चाहे उसमें और भी ऊष्मा दे दी जाए। पदार्थ के कणों के आकर्षण बल को बदलने के लिए ताकि अवस्था में परिवर्तन हो सके, तापमान में बिना कोई वृद्धि दर्शाए पदार्थ उस अतिरिक्त ऊष्मा को अवशोषित कर लेता है। यह ऊष्मा पदार्थ की छुपी रहती है, जिसे गुप्त ऊष्मा कहते हैं। हम इसे एग्जाम्पल लेके समझते हैं। जैसे कि एक बाल्टी में बर्फ़ का टुकड़ा रख दिया है और नीचे से लोहे की बाल्टी लेनी है और रबड़ की नहीं लेनी है। नीचे से आग से गर्म करते हैं तो ठोस धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है, यानी बर्फ़ धीरे धीरे पिघलना शुरू हो जाता है। और ऊपर एक थर्मामीटर लगा देते हैं। थर्मामीटर में यानी 37 डिग्री टेम्परेचर लगा देते हैं तो वो 37 डिग्री टेम्परेचर ही रहेगा। या 0 डिग्री सेल्सियस लगा दे तो 0 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, क्योंकि तापमान में परिवर्तित नहीं होगा। तापमान में कोई ऊर्जा नहीं होगी, क्योंकि ये ऊर्जा कहीं अवस्था बदलने में काम आ जाती है, इसलिए यह दिखाई नहीं देता है। ये गुप्त ऊष्मा रहती है। पहला पॉइंट है संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा। वायुमंडलीय दाब पर 1 kg ठोस के गलनांक पर द्रव में बदलने के लिए जितनी ऊष्मीय ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे संगलन की प्रसुप्त ऊष्मा कहते हैं। वायुमंडलीय दाब पर वह तापमान जिस पर द्रव उबलने लगता है, 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलने लगता है तो उसे पदार्थ का क्वथनांक कहते हैं। ये जल का उदाहरण है मैंने दिया है, जो द्रव में अवस्था परिवर्तन हुए बिना ठोस अवस्था से सीधे गैस और वापस ठोस में बदलने की प्रक्रिया को द्रवपातन कहते हैं। ये भी इम्पोर्टेंट है। द्रवपातन की प्रक्रिया पदार्थ के कणों के बीच दूरी में परिवर्तित होने के कारण पदार्थ की विभिन्न अवस्थाएं बनती हैं, यानी आकर्षण बल दूरी हो जाती है तो उसमें अवस्थाएं परिवर्तित हो जाती हैं। गैस में थोड़ा कम होता है और द्रव में थोड़ा ज़्यादा होता है, और बर्फ़ में थोड़ा और भी ज़्यादा होता है आकर्षण बल। ठोस CO2 द्रव अवस्था में आए बिना सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती है। यही कारण है कि ठोस कार्बन डाइऑक्साइड को शुष्क बर्फ़ कहते हैं, यानी ठंडी बर्फ़ कहते हैं, क्योंकि ये ठोस से सीधी गैस में परिवर्तित हो जाती हैं। दाब के बढ़ने और तापमान के घटने से गैस द्रव में बदल जा सकते हैं, अवस्था परिवर्तन हो जा सकती हैं। क्वथनांक से कम तापमान पर द्रव से वाष्प
द्रव के वाष्प में बदलने की प्रक्रिया को, परिवर्तित होने की प्रक्रिया को ही वाष्पीकरण कहते हैं। इसके लिए ही हम पूरे अध्याय को पढ़ रहे थे। ये हमें आखिर में मिल ही गया, ये पॉइंट हमें आखिर में मिल ही गया। यही है मेन इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षा में आने लायक है। इससे आप रट के रख लो, पक्का आएगा, वादा करता हूँ। वाष्पीकरण से शीतलता आती है, यानी ठंडकता आती है। और इसी के साथ हम अपने इस वीडियो को ख़त्म करते हैं। जय हिंद।